राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम, और राज्यसभा के बारे में काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये आपके पटवारी परीक्षा के नाम से मिलेगा वहां चैनल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका संबंध केवल पटवारी परीक्षा से है। तो पहली बात तो ये समझ लें आप कि हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, तो उसके 3 वीडियो मिलेंगे राज्यसभा के। आपके 3 अलग अलग लेवल के वीडियोस हैं, क्या समझे। एक वीडियो जो मिलेगा, जैसे ये अभी राज्यसभा वाला वीडियो ये जा रहा है, ये उससे पहले दूसरे भी गए हैं, तो उस वीडियो का संबंध, राज्यसभा का जो ये वीडियो है इसका संबंध उन परीक्षार्थियों से है जो पटवारी परीक्षा, कांस्टेबल की परीक्षा, रीट, सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा, स्कूल लेक्चरर परीक्षा, बीएसटीसी उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये करेगा ये वीडियो। राज्यसभा से संबंधित जो भी उनकी आवश्यकता है उनकी आपूर्ति किससे होगी, इससे, इस वीडियो से। लेकिन अगर आपको जैसे और डीप में जानकारी लेनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा आरएस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वो वहां भी आरएस के नाम से भी एक राज्यसभा का वीडियो मिलेगा, जिसमें जो जानकारियां होगी वो इससे थोड़ी ज्यादा गहराई में होगी। अब आपको और ज्यादा गहराई में पढ़ना है कि नहीं साहब हमें तो सब कुछ जानना है राज्यसभा के बारे में, तो फिर आप हमारे चैनल में एक आईएएस परीक्षा के लिए भी वीडियो मिलेगा राज्यसभा का, फिर उसको देखना पड़ेगा। जब उसको देख लेंगे तो राज्यसभा से संबंधित आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, पूछने के लिए कुछ नहीं बचेगा फिर। तो आप समझे ना। अब इसका मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो में, जैसे ये राज्यसभा का वीडियो है, तो इसमें उतनी ही चीजें और उतनी ही गहराई तक आपको पढ़ाया जाएगा कि बस आपकी एग्जाम की जरूरतें पूरी हो जाएगी। अब आपको साहब आपने वो तो बताया नहीं, या वो चीज नहीं बताई, या वो उतनी बताई, वो इतनी इसलिए बताई जा रही है कि ये एग्जाम का स्टैंडर्ड ही ऐसा ही है। आप आरएस का पढ़ोगे तो बहुत गहराई में पढ़ाएंगे, आईएएस का पढ़ोगे तो और गहराई में पढ़ाएंगे। तो आप समझे ना, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। यहां पटवारी परीक्षा का वीडियो है तो उसी लेवल का यहां बताया जाएगा आपको। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जैसे राज्यसभा की। तो राज्यसभा के बारे में हमने आपको बताया था पहले कि राज्यसभा की जैसे शक्तियां क्या है, उसके अधिकार क्या है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि राज्यसभा विधि निर्माण का कार्य करती है। दूसरा बताया था संविधान में संशोधन करना भी उसका काम है। एक हमने बताया था कि वो उसके पास वित्तीय शक्तियां भी होती है। और इसके अलावा अब हम बता रहे हैं, जैसे कल भी हमने बताया था आपको कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम भी करती है, उस पर कंट्रोल रखती है। कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद, सरकार, मोदी जी और उनके सारे मंत्री, उन पर भी नियंत्रण रखती है। तो नियंत्रण कैसे रखती है, कंट्रोल कैसे रखती है, इसके कई साधन राज्यसभा के पास है, कई तरीके हैं उनके पास। उनमें से कल हमने आपको बताया था प्रश्न पूछकर कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सांसद पूछते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं, समझिए। अब एक आज दूसरा तरीका बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कौन? राज्यसभा। यानी नियंत्रण रखने का मतलब ये जो मंत्री परिषद है, इसके मंत्री डरे हुए रहते हैं राज्यसभा से, उसका नियंत्रण रहता है उस पर। नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि वो सचेत रहते हैं राज्यसभा के प्रति भी, डरे हुए रहते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि दूसरा कौन सा साधन है जिसके माध्यम से राज्यसभा मंत्री परिषद पर कंट्रोल रखती है। तो वो आएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखो ये क्या होता है, इसकी एक परिभाषा, जो फॉर्मल परिभाषा मैं बता देता हूं आपको। अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर दूसरी बात, सांसद लेकर आता है। प्रस्ताव कौन लाएगा? सांसद लेकर आता है या सांसद प्रस्तुत करता है। ये प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा? अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सांसद प्रस्तुत करता है। और
सभापति, राज्यसभा के जो सभापति है, या यो कहें सभापति के बजाय एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर की पूर्वानुमति, पूर्वानुमति कहें या पूर्वानुमति कहें, पूर्वानुमति से, समझे? अच्छा, इसमें ये जानेंगे लोक में जो सांसद प्रस्तुत करता है पीठासीन अधिकारी की पूर्वानुमति से, और किसका ध्यान आकर्षित किया जाता है? मंत्री का, कौन से? संबंधित मंत्री का, उस विषय से संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विषय से संबंधित मंत्री का ध्यान विषय की ओर आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए के उद्देश्य से, ये इसके बारे में फैक्ट्स हो गए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? जैसे आप इसका थोड़ा सा इसका अर्थ निकालें, ध्यान प्लस आकर्षण है ये, यानी ध्यान को आकर्षित करना, है ना। अब यहां किसका ध्यान आकर्षित कर रहा है, कौन कर रहा है? ध्यान आकर्षित किया जा रहा है मंत्री का, और करने वाला कौन है? सांसद। राज्यसभा की 245 सांसद होते हैं, सभापति को छोड़ दीजिए, पीठासीन अधिकारी को छोड़ दीजिए, 244 बचे। 244 में से कोई भी सांसद ध्यान आकर्षित कर सकता है, किसका? किसी भी मंत्री का। लेकिन कौन से मंत्री का? जो विषय वो उठाना चाह रहा है उस विषय से संबंधित मंत्री का, समझे? तो उस विषय से संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है इस प्रस्ताव के माध्यम से किसी सांसद द्वारा, समझे? तो यहां क्या हुआ? अच्छा, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर। अब आप जैसे ये सारी चीजें समझेंगे ना, तो पहले मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। बिना उदाहरण के समझ में आएगा नहीं, ये बड़ा टिपिकल है थोड़ा। तो इसमें आप जाएंगे, मान लीजिए ये तो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी। वैसे आप अभी बताते हैं, चलो इसके बाद। पीठासीन अधिकारी हैं ये रंजन गोगोई, रंजन गोगोई सांसद है राज्यसभा के। इधर अमित जी शाह गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। कौन से? भारत के, किसी राज्य के नहीं, भारत के। क्योंकि हम बात संसद की कर रहे हैं तो यहां मंत्रिपरिषद भी संसद वो संघ वाली लेंगे, राष्ट्रीय स्तर वाली मंत्रिपरिषद लेंगे, है ना। अब यहां पे एक फैक्ट ये समझ लीजिए, पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है? देखो, राज्यसभा या लोकसभा जब बैठक होती है ना सदन की, जैसे मान लीजिए राज्यसभा की बैठक हो रही है, तो बैठक की कोई ना कोई अध्यक्षता करता है, सभापतित्व करता है उसका। तो कौन करता है? जनरली सभापति करते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और वो नहीं होते हैं तो कौन करता है? उपसभापति करते हैं। अब यहां पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि उस वक्त जिस दिन जैसे मान लीजिए 5 तारीख को अगर राज्यसभा की बैठक चल रही है, तो उस दिन अध्यक्षता कौन कर रहा है सदन की? उससे अध्यक्षता करने वाले को कहते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी पीठासीन अधिकारी कौन हो सकता है? ज्यादातर तो सभापति होता है। अब मान लीजिए सभापति जैसे वेंकैया नायडू है, अब वो चले गए विदेश यात्रा पर, विदेश यात्रा पर गए हुए हैं ना, तो पीछे से मान लो उपाध्यक्ष है, उपसभापति है, तो उपसभापति करेंगे। फिर यहां उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सदन की कौन करेंगे? उपसभापति। तो यहां पे पीठासीन अधिकारी कौन हो गए? उपसभापति हो गए। पहले सभापति थे पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो उस सदन की अध्यक्षता कर रहा है उस दिन। तो ज्यादातर मामलों में कौन करता है? सभापति। कभी कभार सभापति एब्सेंट होता है तो फिर उपसभापति करता है, समझिए। तो ये पीठासीन अधिकारी का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि राज्यसभा के सभापति, समझे।
या राज्यसभा के उपसभापति। अब सभापति है तो फिर सभापति पीठासीन होते हैं। तो अब यहां पे चूंकि इसमें मैं नाम लिख देता हूं वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति जी, जो कि राज्य इसके सभापति भी होते हैं, किसके, राज्यसभा के, तो सभापति होते हैं ना। अब यहां पे मान लो पीठासीन अधिकारी यही है उस दिन। अब रंजन गोगोई साहब है और ये आ गए राज्यसभा में सुबह आते ही 10:30 बजे, 10:30 बजे आ गए, 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, 10:30 बजे आ गए। उधर सभापति महोदय भी पहले से ही मौजूद थे पीठासीन अधिकारी की सीट पर। आते ही इन्होंने क्या किया, रंजन गोगोई साहब ने एक लेटर पकड़ाया, किनको, सभापति जी को, वेंकैया नायडू साहब को। एक पत्र था, बस 2-3 लाइन में लिखी थी, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं था। उसमें क्या था कि माननीय सभापति, क्या लिखा हुआ था कि माननीय सभापति महोदय, राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव रखना चाहता हूं सदन में। अब यहां पे वो डिटेल देंगे कि अब चूंकि ये भी तो बताना होता है ना सभापति को मैटर कौन सा है, वो क्या मामला है जिसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो मंत्री जी का। तो वो कहेंगे कि आगामी 48 घंटों के अंदर बंगाल की खाड़ी से चलकर एक चक्रवात पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा। यानी 48 घंटों के अंदर एक चक्रवात आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, जो वो यहां टकराएगा। कहां से, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से। इस ओर में माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि ये आपदा का मामला है। आपदा रात आप समझते हो ना, आपदा का मतलब होता है जैसे भूकंप आना हो, बाढ़ आना हो, तूफान आना हो, या और कोई देश में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, तो उसे इस कार्य को या इस विषय को गृह मंत्रालय देखता है। गृह मंत्रालय के अधीन आपदा। तो अब यह आपदा का मामला है ना, प्राकृतिक विपदा आ रही है, तो ये चूंकि गृह मंत्रालय से संबंधित है, तो ये ध्यान कौन से मंत्री की तरफ आकर्षित करना होगा इस मामले में, गृह मंत्री जी की तरफ। तो वो लिख देंगे कि मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसकी डिटेल नीचे रहेगी 2 लाइन में कि अम्फान तूफान वो आगामी 48 घंटों के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस इतना ही कहते हैं। दे दिया लेटर उनको 10:30 बजे। अब वेंकैया नायडू साहब क्या करेंगे, रंजन गोगोई साहब ने दे दिया इनको। रंजन गोगोई के बारे में आप जानते होंगे, ये वैसे भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हाल ही में इनको भारत के राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। वैसे ये ओरिजिनली रहने वाले असम के डिब्रूगढ़ शहर के हैं, लेकिन राज्यसभा में किसी राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ये, क्योंकि इनको किसी राज्य की विधानसभा से चुनकर नहीं भेजा गया है। इनको तो राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया। वो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, तो ये समाज सेवा वाले विषय से चुनकर उनसे मनोनीत होकर आए हैं। तो रंजन गोगोई की बात हुई है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने पेश कर दिया प्रस्ताव। अब पीठासीन अधिकारी यानी जो वेंकैया नायडू साहब है सभापति, उस समय पीठासीन वो है, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं उसकी मीटिंग की। तो अब क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे कि ये जो प्रस्ताव है ये सदन में इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने योग्य है कि नहीं है। अच्छा, उस वक्त उस दिन मान लो ये तारीख है, बात करते हैं हम कोई सी भी तारीख, जैसे 22 तारीख है ना, किसी महीने की 22 तारीख है। अब 22 तारीख को या उससे पहले 21 को और 20 को वहां राज्यसभा में एक दूसरा काम चल रहा है। बैठक क्यों हो रही है, वहां क्या काम चल रहा है कि भारत सरकार ने, चूंकि कोरोना महामारी की वजह से सरकार के आर्थिक संसाधन बहुत कम हो गए, सरकार की इनकम बहुत कम होगी, तो सरकार ने अभी एक विधेयक संसद में पेश किया है। क्या विधेयक, कि भारत में जो सांसद है 788 उनके वेतन में 30% कटौती की जाएगी आगामी 1 साल तक। ऐसा विधेयक जैसे सांसदों के वेतन बढ़ाना हो या घटाना हो, तो उसमें क्या होता है, संसद से कानून बनाना होता है। तो इसके लिए एक विधेयक, ऐसा विधेयक पेश किया है।
भारत सरकार ने। तो विधेयक पेश किया, लोकसभा से पारित होकर आ गया, अब उस पर चर्चा हो रही है राज्यसभा में। यानी राज्यसभा में क्या काम चल रहा है, सांसदों के वेतन में कटौती करने का मामला विचाराधीन है, वो विधेयक, उस पर चर्चा चल रही है। तो 22 तारीख की बात है ना ये, जिस दिन इन्होंने पेश किया, तो 22 से पहले 21 तारीख को वो प्रस्ताव आ गया था, वो विधेयक आ गया था, लोकसभा से पारित हो गया राज्यसभा में। तो 21 में भी चर्चा उसी पे हुई, 20 मान लो 20 को आ गया था, 20 पे भी हुई, 21 पे भी हुई, आज 22 पे भी उसी पे चर्चा होनी है। तो काम तो दूसरा चल रहा है, सदन के जो सांसद है वो इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि उनको चर्चा करनी है इस वेतन कटौती वाले विधेयक पर, कि इसके पक्ष में वोटिंग करनी की नहीं करनी, क्या जरूरत है, क्या सरकार को इतने पैसे की, या सरकार के पैसे की इतनी किल्लत हो गई क्या जो सांसदों का वेतन काटा जा रहा है। तो इन सब चीजों पे वहां चर्चा हो रही है, उस पर बातचीत चल रही है, भी वाद विवाद हो रहा है। तो काम तो अभी सदन क्या कर रहा है, इस विधेयक को पारित करने का। अब बीच में मामला इन्होंने ये उठा दिया, तो अब इसमें क्या होता है, हमने क्या लिखा ऊपर, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर लाया जा सकता है। तो ये विशेषता है ना इसकी। अब सभापति जी के पास नियमावली पड़ी हुई रखी हुई है टेबल पे, वो जानते हैं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नियम क्या है। वैसे याद होगा उनको, नहीं होगा तो उठा के नियमावली देखेंगे, किसमें तो नियम ये है कि अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर लाया जा सकता है। अब वो ये देखते हैं कि जिस विषय पर ये लेके आ रहे हैं, मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो अविलंबनीय लोक महत्व का है कि नहीं है। अब आप देखो, जैसे तूफान है भाई, इसमें विलंब कैसे कर सकते हैं, तूफान में, तूफान तो 48 घंटे में तो आना ही आना है। अब मान लो रात वो वेंकैया नायडू जी कहे यार चलो 4-5 दिन बाद देख लेंगे, अभी तो ये काम तो होने दो, पहले वेतन कटौती वाला ये जल्दी करना जरूरी है। तो अब वो कहेंगे साहब तब तक तो तूफान आके तबाही मचा के चला जाएगा, अविलंबनीय है ना, इस पे तो तुरंत आज ही बातचीत होनी है। अब तूफान ही आ जाए कल, जैसे 48 घंटे में तो आके चला जाएगा, 48 घंटे बाद आप चर्चा करोगे तो उसका सेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, समझे। तो ये अविलंबनीय हो गया ना तूफान, अम्फान तूफान का जो मैटर है अविलंबनीय है। तो एक जो इसकी शर्तें होती है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की, वो ये अविलंबनीय वाली पूरी कर दी इसने, कि भाई अविलंबनीय तो है सही, इसके तो बिना देरी किए बिना विलंब किए चर्चा होनी चाहिए। अब ये देखा जाता है कि ये विषय लोक महत्व का है कि नहीं है। लोक महत्व का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी आम जनता से जुड़ा हुआ हो। तो आप जानते हैं जब चक्रवात टकराएगा तो आम जनता को प्रभावित करेगा ना। वो तो भाई पश्चिम बंगाल ओडिशा के जितने लोग हैं, चाहे किसी जाति के, हिंदू है या मुसलमान है, चाहे बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के हैं, गांव के हैं या शहर के हैं, चाहे करोड़पति है या गरीब आदमी है, चाहे कोई सा बिजनेस करने वाला है, खेती करने वाला, आम आदमियों को सबको प्रभावित करेगा, कई लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसलिए लोक महत्व का मतलब क्या हुआ, यानी आम जनता प्रभावित हो रही हो, जिससे कोई पर्सनल मैटर नहीं है। भाई गोगोई साहब ऐसा नहीं कि गोगोई साहब मान लो कलकत्ता में इनका मकान बना हुआ फ्लैट और उस फ्लैट को नुकसान पहुंचने की आवश्यकता हो इसलिए इन्होंने ऐसा प्रस्ताव पेश किया। इनका पर्सनल कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिक के लिए लेके आ रहे हैं। भाई पर्सनल तो तब होता है कि मान लो इनका रिश्तेदार कोई गृह मंत्रालय में, जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में कोई अधिकारी इनका रिश्तेदार है और उसके लिए ये लेटर देंगे साहब मेरे रिश्तेदार सीआरपीएफ में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में ही है और वो पोस्टेड है चेन्नई में, उनका मैं यहाँ असम में ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। सीआरपीएफ की एक बटालियन असम में भी है, उनका ट्रांसफर करा दे, मेरे मौसी के लड़के ही है वो। अब ऐसा कोई करे तो वो तो पर्सनल मैटर हो गया, उसके लिए ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि ये पीठासीन अधिकारी को जाके कह दे कि साहब वो मेरे जो रिश्तेदार है उनका ट्रांसफर यहाँ कराया जाए। इस मामले में मैंने कई बार मंत्री जी को कहा, लेकिन अभी भी मैंने अधिकारियों से कहा है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इस ओर में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या होगा, वेंकैया नायडू साहब परमिशन नहीं देंगे, क्या ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि ये लोक महत्व का नहीं है, वो पर्सनल महत्व का मामला हो। लेकिन ये तूफान का जो मैटर है लोक महत्व का है, तो ये दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है ना। तो अब वो क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी ने देखा यार ये तो मामला तो वास्तव में महत्वपूर्ण है और इस पे चर्चा भी तुरंत होनी चाहिए। अब ये क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे उसको और उनसे क्या कहेंगे, गोगोई साहब के ठीक है आपका जो प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उसको मैं स्वीकार करता हूं और आपको अनुमति देता हूं कि आप मंत्री जी के समक्ष इसको, कि आप सदन में रख सकते हैं इसको, है ना, अनुमति दे दी। अब क्या होता है, ये जो प्रस्ताव इन्होंने दिया, यहाँ पे जो लेटर दिया, उस लेटर की सूचना तुरंत अमित शाह वहां गृह मंत्रालय में भिजवाएंगे। गोगोई साहब, ये नायडू साहब गृह मंत्रालय में जाएगा, यहां से पियोन राज्यसभा में, और वो जाके वहां गृह मंत्री जी
कि जो पीए उनको दे देगा कि साहब ऐसा है, वहां सदन की मीटिंग चल रही है, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया है और अर्जेंट मैटर का है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब समझ जाते हैं अर्जेंट मामला है। अच्छा कौन सा है, इस तरह का अम्फान तूफान का। अच्छा ठीक है, तो आपको आज तो यानी जैसे 22 तारीख को आया नहीं है, इन्होंने 22 को पेश किया, तो 22 को अब ये क्या लिख रहे हैं कि या तो आज ही 22 तारीख को एनी आपको शाम तक आना है, या फिर कल सुबह तो 11 बजे तक एनी पहुंचना ही पहुंचना है सदन में, राज्यसभा में। तो अब वो गृह मंत्री जी, मान लो इसमें ये ऑप्शन होता है, गृह मंत्रालय में भी 2 मिनिस्टर हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री जो अमित शाह है, एक श्री किशन रेड्डी जो राज्य मंत्री है। अब मान लो अमित शाह वहां नहीं है, या अमित शाह कहते हैं कि मैं तो अभी अर्जेंट असम जा रहा हूं, वहां के बोडो उग्रवादियों से समझौता वार्ता करनी है, तो वो क्या करेंगे, चलो मैं श्री किशन रेड्डी जी हैं इनको भेज दूंगा, तो श्री किशन रेड्डी आएंगे वहां या अमित शाह आएंगे। अब जैसे इन्होंने टाइम दे दिया कि शाम को 4 बजे हम दोनों में से कोई आ जाएगा वहां सदन में। 4 बजे इनके पास सूचना आ गई, ये इन्होंने दे दी गोगोई साहब को हाथों हाथ सूचना का, आप 4 बजे उपस्थित रहना सदन में, आप गायब मत हो जाना, वो मंत्री जी आएंगे उस वक्त उनके सामने ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अब क्या होगा, 4 बज गए, 4 बजे आ गए साहब, वो मान लो अमित शाह नहीं आए, उनके जो असिस्टेंट मंत्री श्री किशन रेड्डी आए वहां आ गए। अब यहां पे जो ही आए 4 बजे, 4 बज गए, वो भी उपस्थित थे, इधर गोगोई साहब पहले से विराजमान थे। तो अब क्या करेंगे, 4 बजे पीठासीन अधिकारी यानी नायडू साहब गोगोई साहब को क्या कहेंगे, इनकी तरफ इशारा करेंगे कि चलो गोगोई साहब, माननीय सांसद महोदय, सांसद हैं ये, कि सांसद को अब जज नहीं रहे, अब सांसद हो गए, कि सांसद महोदय आप अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो वो खड़े होंगे अपनी सीट से, गोगोई साहब खड़े होकर वो लेटर, एक जो जिसकी कॉपी सुबह ही इन्होंने वेंकैया नायडू साहब को दे दी थी, उसकी एक ओरिजिनल कॉपी उनके पास रखी, वो कॉपी लेकर खड़े होंगे और उसको पढ़ेंगे कि सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं गोगोई साहब खड़े होकर माइक में सबके सामने, सारे 245 सांसद बैठे हुए हैं, 244 एक वो सभापति, 245 लोग बैठे, हो सकता है कोई एब्सेंट हो, मान लो सारे के सारे उपस्थित हैं, तो सभी लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, माइक पर ये बोलेंगे अब कि माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान, माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान अम्फान तूफान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो 48 घंटों के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा। समझ गए, बस इतना ही बोलेंगे। ये बोल के ये प्रस्ताव जो है, इसकी कॉपी सभापति नायडू साहब हैं, इनकी टेबल पर रखकर आएंगे ये गोगोई साहब, बोल तो यहां दिया माइक पे, फिर खुद जाकर वहां इनकी टेबल पे वो लेटर रखते हैं, उससे कहते हैं प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कौन सा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखो सवाल पूछने में तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पूछ लेंगे, वहीं जवाब मिल जाएगा, अपनी सीट छोड़ता नहीं सांसद। लेकिन जब प्रस्ताव प्रस्तुत करता है ना, तो उस सांसद को सभापति के टेबल पर जाना पड़ता है। हालांकि सुबह इन्होंने एक बार इनको सूचना दी, उस वक्त भी पेश किया था, लेकिन उस वक्त तो परमिशन लेने के लिए क्या आप प्रस्तुत कर सकते हो, परमिशन मिल गई इनको, उसलिए यानी अनुमति लेने के लिए पेश किया। अब यहाँ पे उसको प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं उनके पास औपचारिक रूप से, तो प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने वहां पेश कर दिया। अब वो पीठासीन अधिकारी कहेंगे कि चलो, इनको इशारा करेंगे कि किनको, जो मान लो अमित शाह नहीं आए, श्री किशन रेड्डी आए, ये भी मान लो अमित शाह ही आ गए, हमने लिख दिया यहाँ पे अमित शाह, तो मान लो अमित शाह ही आ गए, तो अमित शाह से बोलेंगे कि चलो अमित शाह साहब आपका क्या कहना है इस मामले में। तो अमित शाह साहब खड़े होंगे अपनी सीट पे और माइक पे बोलेंगे। अब यहाँ ये 2 बातें बोल सकते हैं, एक तो ये है, ये कह सकते हैं कि मैं माननीय सांसद महोदय यानी गोगोई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संभावित घटना, संभावित आपदा की तरफ इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और मुझे अब तक ध्यान नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, इनके कहने से मुझे मालूम पड़ा है, तो मैं अभी जाकर भारत सरकार की तरफ से, हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वो उठाने का कार्य करूंगा। एक तो ये बात बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या आगे प्रैक्टिकल में क्या होता है, इनको सब मालूम रहता है, क्योंकि ये जैसे चक्रवात आना है तो उसका पूर्वानुमान जो लगाता, कौन लगाता, मौसम विभाग। तो मौसम विभाग जब पूर्वानुमान लगाता है ना, उसको पता लग जाएगा वहां चक्रवात की स्थितियां बन रही है, तो वो सबसे पहले सूचना ही गृह मंत्रालय को ही देता है, तो इनको मालूम रहता है वैसे। लेकिन ये परिपाटी है, ये सिस्टम इसलिए रखा गया किसी कारण से, बाय द वे इनको मालूम ही नहीं हो तो ये फिर ये मालूम करा दे, कौन, इनका ध्यान नहीं तो इनका ध्यान ये करवा दे सांसद लोग। गोगोई साहब है तो गोगोई साहब करा दे, दूसरा सांसद भी करा सकता है, इसलिए
ये सिस्टम रखा गया वहां। तो अमित शाह ने एक बात तो ये बोल दी कि भाई अच्छा आपने मेरे को बताया, मेरा ध्यान था ही नहीं उस ओर। अब एक दूसरी बात जो अक्सर वही बोली वही जाती है, क्या बोलेंगे कि मंत्री महोदय, उनको सभापति महोदय को संबोधित करते हुए वेंकैया नायडू साहब को, कि सभापति महोदय मैं इस सदन को और माननीय गोगोई साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि हमें पहले से ही मालूम है, हमें कल सुबह ही भारतीय मौसम विभाग से यह ज्ञात हो गया था कि तूफान आने वाला है, जो चक्रवात आएगा वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा। तो उसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। अब वो ये भी बताएंगे क्या क्या उठाए हैं, कि हमने वहां तटवर्ती गांवों में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग 10 लाख व्यक्ति, उन 10 लाख व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। हमने मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाने की चेतावनी जारी कर दी है। हमने 1 लाख लोगों के खाने पीने के लिए खाने के पैकेट और पीने का पानी का प्रबंध कर दिया है। हमने एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी है। जानते हैं एनडीआरएफ क्या होती है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एक सीआरपीएफ होती है ना, जैसे सीआईएसएफ होती है या पुलिस होती है, वैसे ही पुलिस टाइप है वो एक। तो उसमें क्या होता है कि ये एनडीआरएफ जो होती है ना, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, इसका काम क्या होता है कि जैसे भूकंप आ गया या मान लो बाढ़ आ गई, अब फंस गए लोग, तो उनको निकालने का काम ये करते, ये ट्रेंड होते हैं इस काम के लिए। एनडीआरएफ क्या करती है, इनकी ट्रेनिंग इसी प्रकार की होती है कि भाई जैसे कोई बाढ़ में फंस गए, बाढ़ के पानी से गिर गए, कोई गांव गिर गया, तो उसके लोगों को एयरलिफ्ट करके कैसे निकालना है। या भूकंप के दब गया, मान लो मुंबई में भूकंप आया, 50 मंजिली बिल्डिंग धराशायी होगी, उसके नीचे कई लोग दबे हुए हैं, कई जिंदा भी हैं, मरे हुए भी है, तो उनको सुरक्षित कैसे निकालना जिंदा, तो वो सारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है एनडीआरएफ वालों को। तो एनडीआरएफ की टीमें अक्सर वहां, अभी भी आपने देखा होगा जब अम्फान तूफान आया तो वहां एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की थी सरकार ने। तो ये कहेंगे कि साहब ऐसे हमने ये कदम उठाए हैं। तो इनका ये यहां पे कथन ये होगा अमित शाह का, समझ गए? तो इसमें क्या हुआ, इतना ही होता है बस, आगे कुछ नहीं होगा। दूसरी बात तो कोई सांसद दूसरा नहीं बोलेगा यहां, बस बोलेंगे ये गोगोई साहब, क्योंकि परमिशन यहां से सुबह जो 10:30 बजे 11 बजे परमिशन मिली थी प्रस्तुत करने की प्रस्ताव की, वो गोगोई साहब से मिली, कोई मिली थी, और किसी सांसद को नहीं मिली, समझ गए? और इधर जवाब देने में या उस पर अपना स्पष्टीकरण देने में, कथन कहने में कौन कहेंगे? अमित शाह कहेंगे। तो ये समझ गए, यानी दूसरे सांसदों से इसमें ये नहीं होता कि भाई वो भी खड़े होकर बोल जाएंगे। अब देखो अनुशासनहीनता तो सब्जी को होती है, क्लास में आपको कह देंगे कोई बोलेगा नहीं, फिर भी स्टूडेंट बातें करते हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। तो संसद में भी ऐसा ही होता है, जैसे सबको कह रखा है कि भाई आप कोई नहीं बोलोगे, जब ये बोलेंगे तब। फिर भी कई सांसद हल्ला मचाते हैं, आप देखते हो, अपन फोटो में देखते हैं। तो वो तो अनुशासनहीनता तो वहां जैसे क्लास में होती है वैसे वहां संसद में भी देखने को मिलती है, लेकिन नियम ऐसा नहीं है। तो अब इसमें आपने क्या देखा, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर, तो अविलंबनीय है, लोक महत्व का ये स्पष्ट हो गया, उस पर लाया जाता है। सांसद प्रस्तुत करता है, किसने प्रस्तुत किया? गोगोई साहब ने प्रस्तुत किया, पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से। सुबह 10:30 बजे इन्होंने, गोगोई साहब ने परमिशन ली ना पीठासीन अधिकारी नायडू जी से, ठीक है। विषय से संबंधित मंत्री का ध्यान विषय की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से क्यों लाया जाता है? विषय कौन सा हो गया यहाँ? तूफान, चक्रवात। इस चक्रवात से संबंधित मंत्री का ध्यान, अब इस चक्रवात से किस मंत्री का संबंध है? उस मंत्री का संबंध है जो गृह मंत्रालय में मंत्री है, क्योंकि गृह मंत्रालय का मामला आई है, आपदाएं देखना, प्राकृतिक आपदाओं को देखना। तो ये संबंधित मंत्री कौन है? गृह मंत्री का ध्यान विषय की ओर, यानी उस चक्रवात की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें पर्पज ये होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, चूंकि अभी एक प्रस्ताव और आएगा, तो उसमें इसमें डिफरेंस इस मामले में होगा, तो वो कौन से मामले में होगा, तो वो यहां लिख लें आप कि इसके लिए ये जो प्रस्ताव लाया जाता है, किसी अन्य सांसदों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी बात समझिए, इन्होंने प्रस्ताव पेश किया यहां, तो ऐसा नहीं कहा नायडू साहब ने कि यार दूसरे सांसदों की भी साइन करा के लोगों के सामने इस तरह का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप अकेले करने से क्या होता है, लेकिन इसमें अकेला ही कह सकता है सांसद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की विशेषता क्या है? अन्य सांसदों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रस्ताव पे वहां सदन में कोई वोटिंग नहीं होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो अन्य सांसदों
के समर्थन की आवश्यकता नहीं। समझिए ना, समर्थन की। और दूसरी बात, समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें वोटिंग नहीं होती, मतदान नहीं होता प्रस्ताव पर, मतदान नहीं, इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी। अभी कई प्रस्ताव आएंगे जिसमें वोटिंग होगी, तो आगे आप समझ जाएंगे। यानी इस प्रस्ताव को जैसे पेश कर दिया ना, तो अब क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार कर लिया तो चलो वोटिंग कराओ, सांसदों से पूछो कि कितने आदमी ऐसा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाने के समर्थन में है, तो ऐसा वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। तो वोटिंग यहां नहीं होगी इसमें। इसकी विशेषता मेन ये है कि अविलंबनीय लोक महत्व का विषय होना चाहिए, सांसद प्रस्तुत करता है और जवाब संबंधित मंत्री देगा। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, आवश्यकता नहीं, समर्थन की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये होता है, बस ये 15-20 मिनट का काम होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत, यानी 5 मिनट ये बोले और 10-15 मिनट ये बोले, बस इतना ही काम होता है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद जो सदन का रेगुलर काम है कौन सा, वो जो सांसदों के वेतन में कटौती का विधेयक विचाराधीन है, उस पे काम शुरू हो जाता है। बीच में 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा इस कार्य के लिए खर्च होता है। इसके बारे में बस इतना ही है, आप शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रस्ताव आता है अपने यहां, जिसके माध्यम से सदन या यूं कहें राज्यसभा या लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। देखो ये जो अपन ने पढ़ा अभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं अभी, स्थगन प्रस्ताव, इसको काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इंग्लिश में कहेंगे इसको एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन। तो अब इसमें क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव में जाएंगे। देखिए इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो पहले लिख लेते हैं। अविलंबनीय, वही अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर, किस पर लाया जा सकता है ये, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर कोई भी सांसद ला सकता है, कोई भी सांसद प्रस्तावित कर सकता है। दूसरा, 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता। एक इसमें लिखेंगे पीठासीन अधिकारी की पूर्वानुमति या पूर्वानुमति जरूरी। और सबसे बड़ा फैक्ट होता है इसका, चर्चा की जाती है विषय पर सदन में, चर्चा होती है।
ये इसकी विशेषता है, काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, दो नाम है इसके। वो जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था, ये काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव है। तो काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव भी एक हथियार है जिसके माध्यम से राज्यसभा मंत्रिपरिषद पे या यूं कहें मंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पे नियंत्रण रखती है। मंत्री लोग डरते हैं इससे भी कि यार अभी इसके माध्यम से खिंचाई कर देगी राज्यसभा में। तो इसमें होता क्या है, देखो वही विशेषता कि अविलंबनी लोक महत्व के विषय पर, यानी वही आप समझ गए ना, अविलंबनी होना चाहिए मामला, विलंब नहीं कर सकते, लोक महत्व का होना चाहिए। और कोई भी सांसद प्रस्तावित कर सकता है, उसमें भी ध्यानाकर्षण में भी यही था, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी पार्टी का सांसद। 245 सांसद है, एक सभापति को छोड़ दे, यहाँ पीठासीन अधिकारी को छोड़ दे, तो 244 सांसदों में से कोई भी सांसद किसी भी पार्टी का किसी भी राज्य से मनोनीत है या निर्वाचित है, वो प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 3, 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। एक ये विशेषता जो इसको, इस स्थगन प्रस्ताव को उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से अलग बनाती है कि 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता। यानी इसको उसको जब प्रस्तुत किया तो गोगोई साहब ने अकेले नहीं पेश किया, किसी दूसरे सांसद के साइन नहीं कराए कि साहब हाँ ऐसा ध्यान आकर्षित करना चाहिए हमें मंत्री जी का। इसमें क्या होता है, इसमें 50 सांसदों के जो सांसद पेश कर रहा है ना, उसके अलावा 50 सांसदों के नीचे साइन और होनी चाहिए उस लेटर पे कि हाँ हम इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। तो ये 50 सांसदों कम से कम है, ज्यादा कितने हो सकते हैं? अच्छा, वो कोई सी पार्टी का हो सकता है सांसद, ऐसा नहीं कि सब एक ही पार्टी के होने चाहिए। मान लो प्रस्ताव लाने वाला बीजेपी का है, जो सांसद है प्रस्ताव लेके आ रहा है वो तो बीजेपी का है। अब आप कह दो कि साहब बीजेपी के सांसद ही होने चाहिए, कांग्रेस का लेके आ रहा तो कांग्रेस के सांसद ही होने चाहिए, ये जो 50 समर्थन करने वाले, ऐसा नहीं है। किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। 244 सांसद है, 244 में से 245 भाई एक तो सभापति रह गए, वो तो इसमें भाग इस प्रबंध में पड़ता ही नहीं है। तो यहां क्या होता है, अच्छा एक बात बताते हैं आपको, सभापति पीठासीन अधिकारी यदि सभापति है तो वो क्या है, वो वैसे भी सांसद नहीं है भाई। राज्यसभा का सभापति तो सांसद होता ही नहीं है ना, वो तो वहां उस सदन का मेंबर ही नहीं होता है, उपसभापति जरूर उसका मेंबर होता है। तो इसलिए सभापति इन 50 में शामिल नहीं हो सकता। चाहे उपसभापति भी अगर पीठासीन है उस वक्त, तो वो भी इन 50 के रूप में काम नहीं कर सकता है, समझे। तो 50 सांसद यानी 244 जो बचे उनमें से 50 हो सकते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी के किसी भी राज्य से। पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी, इसमें भी जैसे उसमें सुबह परमिशन ली ना उन्होंने, इसमें भी परमिशन पहले लेनी होती है, परमिशन मिलेगी तो फिर ये पेश होता है। विषय पर सदन में चर्चा होती है, ये इससे एक अलग बना रही है उस प्रस्ताव से कि वहां चर्चा नहीं हुई, वहां केवल 2 आदमी बोले, एक सांसद गोगोई साहब बोले, दूसरे बोले अमित शाह मंत्री जी, समझ गए, 2 ही बोले। यहां क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा का मतलब होता है, चर्चा जब होती है ना, इसे डिबेट कहते हैं इंग्लिश में, वाद विवाद। तो वाद विवाद में तो कई सांसद भाग ले सकते हैं, यानी सारे के सारे सांसद भी बोल सकते हैं वहां, हर सांसद बोलने का अधिकार रखता है। और कई मंत्री भाग लेंगे इसमें, जो जो मंत्री उस विषय से संबंधित होंगे वो सभी आएंगे। चर्चा बहुत लंबी चलती है, उसमें तो काम 15 मिनट में खत्म हो गया। यहाँ 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 6 घंटे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो जो 50 सांसद है, ये जो लेके आ रहे हैं, लेके तो एक आ रहा है, समर्थन 50 कर रहे हैं, ये लोग संतुष्ट होते कि नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात, इसमें वोटिंग भी होती है, वोट कराया जाएगा, उसमें मतदान भी होता है, इसमें मतदान भी। अब इसको समझिए आप, जैसे क्या होता है, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। यहां देखिए, मान लो मनमोहन सिंह सांसद राज्यसभा, और आप सभी जानते हैं ये राजस्थान से हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार, और अभी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं।
तो अब इन्होंने मान लो पीठासीन अधिकारी वेंकैया नायडू साहब, वेंकैया नायडू पीठासीन अधिकारी, वेंकैया नायडू। अभी क्या है, आप ये मानो कि कोई सी भी तारीख है, मान लो 22 तारीख की है, 22 तारीख को क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या काम चल रहा है, वहां जैसा मैंने बताया आपको पहले वाले में कि ये मान लो सांसदों के वेतन में कटौती करने के लिए एक विधेयक विचाराधीन है, उस पर कामकाज हो रहा है अभी। अब क्या होता है, उस दिन 22 तारीख को अचानक मान लो सुबह 11 बजे मनमोहन सिंह जी आते हैं राज्यसभा में और एक लेटर इनको देते हैं, किनको, पीठासीन अधिकारी वेंकैया नायडू साहब को। उस लेटर में क्या लिखा है कि हम भारत चीन संबंधों के मामले में एक स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई स्थगित करना चाहते हैं, इस तरह का प्रस्ताव आएगा। उसका इस तरह की बात लिखी हुई होगी, उसमें क्या लिखा रहेगा उस प्रस्ताव में, उस लेटर में, उस कागज में, कि हम भारत चीन संबंधों के मामले में चर्चा करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव या यो कहें काम रोको प्रस्ताव इस सदन में लाना चाहते हैं। समझ गए, मनमोहन सिंह जी के साइन होंगे उस लेटर पे, प्लस 50 और सांसदों के नीचे साइन होंगे। अब वो 50 जो सांसद है वो कांग्रेस, भाई मनमोहन सिंह जी तो कांग्रेस के हैं, अभी राज्यसभा की स्थिति की है कुल 245 में से ये 75 तो है बीजेपी के और 39 कांग्रेस के हैं। बहुमत किसी पार्टी का नहीं है राज्यसभा में, जैसे लोकसभा में 303 है ना कांग्रेस के, उसके बीजेपी के, वैसी स्थिति वहां नहीं है, वहां बीजेपी भी अल्पमत में ही है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी की पार्टी के 39 आदमी है कांग्रेस के, तो 39 है ना, तो फिर ये 11 आदमी किसी दूसरी पार्टी के भी जुटा लिए, एआईडीएमके, ये समाजवादी पार्टी, ऐसे की पार्टी है, तो उनमें से कुछ सांसद भी इनके साथ हो लिए और इन्होंने 50 सांसदों के नीचे साइन करा रखे हैं। किस लिए कि ये एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्या लिखा है कि मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि सदन का जो वर्तमान में काम चल रहा है इस वक्त, कौन सा काम, वो जो सांसदों के वेतन में कटौती करने के विधेयक पर जो विचार हो रहा है उस काम को तो अभी यहीं रोक दिया जाए, उसके बजाय एक अर्जेंट मैटर आ रहा है भारत चीन सीमा विवाद, उस पर विचार किया जाए, ऐसा कुछ लिख के इन्होंने इनको पकड़ा दिया। उससे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। काम रोको की ओर कहा जा रहा है इसको, या स्थगन क्यों कहा जा रहा है कि जो काम पहले से चल रहा था सदन में, कौन सा, सांसदों के वेतन में कटौती वाला, उस काम को तो रोक दो और उसके स्थान पर एक दूसरा मैटर हम बता रहे हैं इस लेटर में, भारत चीन मामले में, तनाव में, भारत चीन में जो तनाव उत्पन्न हुआ उस मामले में सदन में चर्चा करो। समझ गए, तो उस काम को रोक रहे हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, यानी उस काम को स्थगित कर दो, पोस्टपोन कर दो कुछ समय के लिए, एक आध दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। समझ गए, इसलिए इसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, एडजोर्नमेंट मोशन। समझ गए, अब इन्होंने प्रक्रिया या उदाहरण से समझा रहा हूं मैं, इन्होंने लिख के यहां दे दिया। अब ये क्या करेंगे भाई, काम रोको प्रस्ताव की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, इसका फैसला पीठासीन अधिकारी करता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, उसका फैसला भी वही करते हैं, इसमें भी ये करेंगे। तो अब क्या शर्तें हैं, किसी प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव का नाम दे कि नहीं दे, या उसको स्वीकार करें कि नहीं करें, वो भाई अनुमति, पूर्व अनुमति होती है ना, किसकी अनुमति है, पीठासीन अधिकारी की। तो इन्होंने लेटर पेश किया तो अनुमति के लिए पेश किया कि मुझे अनुमति दो आप, तो अनुमति देने से पहले वो देखेंगे कि वो ये प्रस्ताव जो है वो ये शर्तें पूरी करता है कि कौन से है विलंबनीय, लोक महत्व की विषय से संबंधित है कि नहीं है। तो वो देखेंगे कि भारत चीन तो वास्तव में ही अविलंबनीय, ये भारत चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी इस वक्त, छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है, यानी दोनों देशों के बीच में किसी भी वक्त ये मानो कि युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी ये स्थिति, युद्ध हो सकता है, वहां छिड़ सकता है, तो अविलंबनीय, इसलिए इस पर तुरंत डिसीजन होना चाहिए। युद्ध अगर हुआ तो उसके परिणाम बड़े घातक होंगे। चीन शक्तिशाली देश, भारत भी शक्तिशाली, ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो अविलंबनीय मामला इसका तुरंत इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो अविलंबनीय तो है ही, लोक महत्व का है, लोक महत्व का इसलिए कहते हैं इस चीन वाले मैटर को कि पूरा भारत संबंधित है। आज पूरा देश भारत चीन सीमा पर जो विवाद है, जो तनाव है, उससे चिंतित है।
देश का हर नागरिक, चाहे लद्दाख का निवासी हो या अंडमान निकोबार का, भारत के सबसे सूखे स्थान जैसलमेर का निवासी हो या भारत के सबसे आर्द्र स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मेघालय के मासिनराम या चेरापूंजी का हो, हर व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी राजनीतिक पार्टी का हो, सभी चिंतित है कि भारत चीन संबंधों के बीच में जो कुछ घटनाक्रम पिछली 5 मई से लेकर आज तक हुआ है वो चिंताजनक है। तो लोकमत का हो गया ना, सारी जनता भारत की जो 125 करोड़ लोग है उनके लिए महत्व रखता है ये विषय, चीन वाला मामला। तो दो ये शर्तें पूरी हो गई, अविलंबनीय है, लोकमत का है। अब कोई भी क्या नियम है इसमें, कोई भी सांसद प्रस्तावित कर सकता है। तो जो जिस व्यक्ति ने उनके सामने पेश किया वो सांसद है कि नहीं है, तो उनको मालूम है कि मनमोहन सिंह जी ने पेश किया और मनमोहन सिंह जी सांसद है, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हाल ही में चुन के आए हैं। तो ये शर्त भी पूरी हो गई, भाई सांसद प्रस्तावित कर सकता है। 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। मनमोहन सिंह जी ने जो लेटर मेरे को दिया है उस पर समर्थन के स्वरूप 50 सांसदों के साइन है कि नहीं है, यानी 50 सांसदों ने, राज्यसभा के सांसद 50, लोकसभा के नहीं। अब वो मनोनीत भी हो सकते हैं, निर्वाचित भी हो सकते हैं, किसी पार्टी के हो सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए साइन किए कि नहीं किए उस पे कि भाई हम इस प्रस्ताव के समर्थन में है, लाने के समर्थन में। तो 50 के साइन है कि वो भी हैं, पूरे हो रखे हैं। चलो ये भी पूरी हो गई। अब ये अनुमति के लिए रखा गया ना वहां, तो मान लो वेंकैया नायडू साहब ने परमिशन दे दी, ये सारी शर्तें पूरी हो रही, उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है इस पे चर्चा करेंगे, सदन में चर्चा करेंगे। तो अब चर्चा करेंगे तो मंत्रियों को बुलाया जाता है, सरकार के मंत्री आएंगे ना। ये इनका आक्षेप, इनका आरोप, ये चर्चा किनके साथ करना चाहते हैं, सरकार के मंत्रियों के साथ। तो अब ये मैटर वो देखेंगे वेंकैया नायडू साहब के, ये जो विषय जिस पर चर्चा कराना चाह रहे हैं ये कौन कौन से मंत्रालयों से, मंत्रियों से संबंधित है। तो नंबर 1 आएगा रक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्रालय। अच्छा, मिनिस्टर कौन है वहां, राजनाथ सिंह। चलो, तो एक सूचना भिजवा दी इन्होंने राजनाथ सिंह के पास, दूसरी भिजवा दी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर विदेश मंत्री है ना भारत के भी, ये पहले भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे, अभी इनको राज्यसभा के मेंबर है वैसे ये एस जयशंकर, और इनको भी वहां विदेश मंत्रालय में, वो विदेश मंत्री है भारत के। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में भेजेंगे। 2 जगह इन्होंने लेटर भेजे कि दोनों की जरूरत है। अब इसमें क्या होता, अगर जरूरत समझे तो ये प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं लेटर। यहां कहां भेज सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास भी, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के पास भी लेटर भिजवाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा मैटर है। तो अब इन्होंने 2 जगह लेटर भिजवा दिया कि इससे अर्जेंट विलंबनीय मामला है और मनमोहन सिंह जी ने पेश किया है सदन में, इस पर चर्चा करना जरूरी है, इसलिए आप समय देख कब आएंगे आप। तो विलंबनीय है तो इनसे आज कल में लेंगे कि आज अभी दिन में आ जाओ। तो उनसे सूचना, देखो जब सदन की बैठकें चल रही होती है ना, जब सत्र चल रहा होता है संसद का, तो सभी मंत्री वहीं रहते हैं दिल्ली में ही, ये बाहर नहीं जाते, क्योंकि वहां बहस होती है, वाद विवाद होता है। तो किनसे होता है, मंत्रियों को तो रहना जरूरी है ना। मान लीजिए सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं सांसद, तो सरकार को तो रहना ही जरूरी है। सरकार का मतलब अधिकारी नहीं जाएंगे वहां कि चलो किसी आईएएस ऑफिसर को भेज दिया, आप जवाब दे देना यहाँ जाके, मैं तो बिजी हूँ। ये मंत्री ही जाते हैं। सांसद सवाल मंत्रियों से पूछते हैं, मंत्रियों को खुद को जाकर सवाल वहां जवाब देना होता है। ऐसा नहीं खुद के लड़के को भेज दिया या किसी पीए को भेज दिया, खुद जाएंगे, खुद बोलेंगे वहां। तो ये लोग वहीं रहते हैं जब सत्र चलता है संसद का। तो आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या इनके पास, इनका आ गया जवाब कि ठीक है 11 बजे भेजा ना, कि आज अभी आ रहे हैं हम दिन में, तो इनको टाइम दे दिया कि भी 1 बजे आ रहे हैं वो। तो अब उससे पहले क्या होता है, जैसे इन्होंने शाम का टाइम दे दिया या कल का दे दिया, ये मान लो कल का समय दिया, उससे पहले एक घटना होगी यहाँ जो उसमें नहीं हुई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। मैंने क्या लिखा है, मतदान। अब यहाँ पे चर्चा कराने के लिए क्या होगा, इन्होंने परमिशन तो दे दी कि आप प्रस्ताव ला सकते हो। किसकी परमिशन दी, अभी प्रस्ताव लाने की। अब प्रस्ताव क्या होगा, ये कहेंगे कि आपको दिन में 1 बजे प्रस्ताव लाना होगा, प्रस्ताव ले आए। प्रस्ताव लाने का मतलब ये है कि अब उसमें वोटिंग होगी। वोटिंग का मतलब ये है कि जितने सदस्य उस दिन उपस्थित थे राज्यसभा के, मान लो 245 है ना कुल, तो 200 सदस्य उपस्थित थे उस दिन।
22 तारीख को 200 थे ना, तो 200 में से अब क्या होगा कि इसमें वोटिंग होगी कि भाई इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी आप कहोगे साहब कि फिर पीठासीन अधिकारी ने परमिशन किस बात की थी? इन्होंने तो परमिशन इस बात की थी कि भाई इस पे वोटिंग करा लो। अगर सदन वोटिंग कर देता है इसके पक्ष में, यानी आधे से अधिक सांसद इसके पक्ष में ये वोट दे देते हैं कि हाँ इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, जो काम अपने पहले चल रहा सदन में उसको रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए, तो ही फिर चर्चा शुरू होगी। केवल लास्ट उसके किसके बाद, मतलब पीठासीन अधिकारी के परमिशन देने से ही चर्चा शुरू नहीं हो जाती। चर्चा शुरू कब होगी? जब उस पे वोटिंग, और वोटिंग में वो प्रस्ताव आधे से अधिक सांसदों के मत से पास हो जाए, उनके समर्थन से पास हो जाए। यानी 200 है ना, तो 101 सांसद उसके फेवर में मतदान कर देगा, ठीक है चर्चा कराओ। वैसे आपकी इतना डिटेल में आएगा नहीं, तो आप इसमें ये समझ लें। तो अब इसमें क्या समझ दिया कि जैसे वोटिंग होने के साथ मान लो 4 बजे वोटिंग कराई, 3 बजे 4 बजे कभी करा सकते हैं, 4 बजे वोटिंग होगी, 4 बजे वोटिंग की गई, और वोटिंग में क्या हुआ, मान लो 101 सदस्यों ने इसके फेवर में मतदान कर दिया कि हाँ, 50 तो पहले थे समर्थन में, ये 50 इन्होंने तो मतदान किया इसके फेवर में, 50 51 सांसद और फिर आ गए, दूसरे भी 50 और आ गए, 51 तो ये थे, 50 और आ गए दूसरी पार्टी को, हाँ इस पे भारत चीन संबंधों पे यहाँ चर्चा होनी चाहिए सदन में। 4 बजे हुई ना, तो अब क्या करेंगे, पास हो गया ये, फिर यहाँ अब सूचना जाएगी, यहाँ समझना इसको, वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद फिर इनके पास सूचना जाएगी कि ऐसे वोटिंग हो चुकी है, उस पे सदन पे चर्चा होना जरूरी है। चर्चा में जवाब आप दोनों ही देंगे क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है मामला। तो अब ये क्या आगे ये समय देंगे, या तो उसी वक्त आ जाएंगे तो ठीक है अभी आते हैं 5 बजे, अभी चर्चा शुरू कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा ठीक है कल सुबह करेंगे। तो ये सुबह आ गए 11 बजे, 11 बजे ये आ गए ना, फिर चर्चा शुरू होगी। चर्चा में सबसे पहले मान लो, अब यहां उस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में थोड़ा देखो आप, उसमें कौन बोले थे, एक तरफ तो रंजन गोगोई साहब बोले थे, दूसरी तरफ अमित शाह बोले थे, तीसरा आदमी कोई नहीं बोला था, कोई सांसद नहीं बोला था। यहां क्या होता है, यहां कोई भी सांसद बोल सकता है किसी भी पार्टी का, समझ गए, मंत्री भी ये 2 है, एक और मंत्री आ सकता है, प्रधानमंत्री खुद आ सकते हैं, तो यहाँ कई सांसद भाग लेंगे। चर्चा का मतलब होता है, अभी बताते हैं क्या क्या होता है चर्चा में। अब जैसे आगे सुबह 11 बजे चर्चा शुरू हुई साहब, तो शुरू हुई ना कौन से मामले में, भारत चीन संबंधों में। मनमोहन सिंह को खड़ा करेंगे पीठासीन अधिकारी वेंकैया नायडू साहब, चलो मनमोहन सिंह जी क्या कहना है आपको, वो कहेंगे सरकार पे आरोप लगाएंगे, दोनों मंत्री सरकार के बैठे हैं वहां, आरोप लगाएंगे कि साहब 5 मई को जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर दिया है कि चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों को छड़ियों और डंडों से मारा, और एक तो भारतीय सैनिकों ने मार खाई, दूसरी मार खाकर फिर पीछे और हटे। आज स्थिति यह है कि चीन की सेना भारत के अंदर 200 फीट भारत के अंदर है इस वक्त, ये सच्चाई है, एक्चुअल फैक्ट है ये, 200 फीट लगभग 200-250 फीट भारतीय सीमा के अंदर है चीन की सेना इस वक्त। और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है एएलसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं एएलसी, उस समय पहले वहां थी भारत की सेना, तो वहां इन्होंने मारपीट की, आगे चीनी सैनिकों ने मारपीट की, तो भारतीय सेना ने धैर्य रखते हुए कि चलो यार ये नहीं मान रहे हैं तो पीछे हट जाते हैं, तो इन्होंने 500 मीटर क्या किया, अपना इनकी जो बटालियन थी भारतीय सेना की उसको 500 मीटर भारत के अंदर कर दिया, पीछे की तरफ, पीछे हट गए, भारत की तरफ हट गए। तो अब वो भारत हट गए ना 500 मीटर, तो वो फिर 200 फीट अंदर आ गए। इस वक्त दोनों के बीच में 300-400 फीट का के बीच की गैप दूरी है इतनी। भारतीय सेना ने धैर्य बनाते हुए पीछे जाना ही, पीछे हटना ही मुनासिब समझा। अभी उसका बताते हैं कि क्या रीजन बता रहे हैं उसका। तो ये हो गया कि साहब ऐसी घटना हुई, ये देश के लिए शर्मनाक घटना है, और इसमें सरकार की असफलता है। और क्या असफलता है कि एक तो मारपीट हुई भारतीय सैनिकों के साथ, दूसरे वो सेना भी, चीन की सेना भारत के अंदर है इस वक्त, तो ये सरकार की विफलता है, समझ गए। इन्होंने आरोप लगाया, इनके साथ कई सांसद भी खड़े हुए, कांग्रेस के और भी बोले, कांग्रेस के और भी तो 39 सांसद है ना वहां, दूसरे सांसद भी बोले कहा ये सरकार की, जैसे ये बोल गए, इनके बाद दूसरे और बोल गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीन ने, एक तो चीन अपने से आर्थिक रूप से इतना फायदा उठा रहा है, उल्टे अपनी जमीन पे भी कब्जा करना चाह रहा है,
तो इस तरह के क्या आरोप लगाए, आपकी जो है हैंडलिंग सही नहीं रही, आपने डिपार्टमेंट को सही नहीं चलाया, सेना की हैंडलिंग सही नहीं रही, सेना को पीछे हटना ही नहीं चाहिए था, इस तरह के आरोप लगाएंगे। जो भी होता उस समय चीनी सैनिकों से दो दो हाथ करते हैं, यानी उनसे अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ती तो लड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए था सेना को, इस तरह के आरोप लगाएंगे। अब क्या है कि ये सब सांसद जो खिलाफ है गवर्नमेंट के वो बोल के निपट गए, फिर पीठासीन अधिकारी इनको खड़ा करेंगे। चलो राजनाथ सिंह जी से कहेंगे आप खड़ा होइए साहब, राजनाथ सिंह जी बोलेंगे फिर कि देखिए हमने किन परिस्थितियों में भारतीय सेना को पीछे हटाया, वो आप लोग सुन लीजिए। मैं यहाँ सदन में बयान देना चाहता हूं कि एक तो भारत पहले ही देश के अंदर कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है देश की, विकास दर माइनस में जा रही है, सरकार के आर्थिक संसाधन बहुत कम हो गए हैं, सरकार की आय बहुत कम रह गई है। तो अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहां चीन से युद्ध लड़ सकें, और चीन शक्ति संपन्न राष्ट्र है। चीन अलग चीज है, पाकिस्तान अलग चीज है। पाकिस्तान के पास तो खुद के पास संसाधन नहीं है, ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, लेकिन चीन तो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। तो चीन से युद्ध लड़ने का मतलब उस पर बहुत विचार करना पड़ता है, लड़ने से पहले भारी नुकसान हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था को। तो इसलिए हमने उस वक्त युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे, तो भारतीय सेना को 500 मीटर अंदर बुलाना पड़ा हमें। और आज हम सेना, हालांकि 200 मीटर अंदर चीन की सेना भारत के अंदर है, तो उसको वापस भेजने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं अभी उनके साथ वहां के चीन की मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग रही है, दोनों में बातचीत चल रही है। और हमने भी, मान लो मैंने, वो कहेंगे राजनाथ सिंह जी कि मैंने चीन के जो रक्षा मंत्री उनसे भी बात की है, तो उनके मैं रेगुलर संपर्क में हूं, उन्होंने कहा कि ठीक है इसका कोई समाधान निकालते हैं। इस तरह की बातें ये जवाब देंगे, ये सरकार के फेवर में बोलेंगे, सरकार के आदमी है तो, और ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, इनके साथ कई सांसद भी बोलेंगे, बीजेपी के सांसद भी तो है ना राज्यसभा में, कहा नहीं नहीं सरकार का डिसीजन सही था, अगर वहां पीछे नहीं हटते तो चीन से लड़ाई हो जाती। लड़ने का मतलब ये होता कि फिर अपने को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता, इधर कोरोना से वैसे देश परेशान हो रखा है। इस तरह के तर्क देंगे कि सरकार की कोई विफलता नहीं है, सरकार का फैसला एकदम सही है। उधर फिर एस जयशंकर भी बोलेंगे, इनको खड़ा करेंगे कि भाई आप भी तो विदेश मंत्रालय डील कर रहे हो, आपने क्या किया फिर इस घटना के बाद। तो ये कहेंगे कि मैंने ऐसा है, वहां दिल्ली में जो राजदूत है चीन के भारत में, उनको बुलाकर हमने ऐतराज व्यक्त किया कि आपकी सेना की जो हरकत रही 5 मई और 6 मई को भारतीय सैनिकों के साथ, उनके साथ छड़ों और डंडों से जो मारपीट की गई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमें इस पर आपत्ति है। तो अब क्या है, हमने विदेश मंत्री, वहां के राजदूत को अवगत करा दिया है, वहां के विदेश मंत्री से मैं संपर्क में हूं, उनको भी मैंने आपत्ति दर्ज कराई है कि ऐसा अच्छा नहीं किया आपकी सेना ने। तो वो कहेंगे। इसके अलावा जिसे मान लो मोदी जी भी आ गए वहां, तो मोदी जी भी कहेंगे उनकी कि भाई मेरे पास अमेरिका के राष्ट्रपति का भी फोन आया कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, हम आपके साथ खड़े हुए मजबूती से, आप चिंता मत करना मेरे साथ। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति से मेरी बात हुई, शी जिनपिंग से, कि इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो चीनी सेना भारत के अंदर प्रवेश कर गई उसको कैसे वापस निकाला जाए। तो ये सारे क्या डिबेट होगी, यहाँ चर्चा होगी। देखो भारत चीन संबंध अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं आपको अभी जैसे कुछ दिनों बाद ही आपको हमारे चैनल में एक भारत चीन संबंधों से संबंधित एक वीडियो दिखाई देगा, जिसमें विस्तार से आपको बताया जाएगा ये जो ताजा घटनाक्रम हुए हैं चीन के संबंध में, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी बस इतनी बात करेंगे कि आपके ये काम रोको प्रस्ताव समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे चर्चा होती, चर्चा का मतलब विपक्षी पार्टियों के जो सांसद होते हैं वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के सांसद सरकार के पक्ष में बोलेंगे, कांग्रेस के सांसद सरकार के खिलाफ में बोलेंगे, इस तरह चर्चा होती है। तो ये लंबा चलता मामला, मान लो दूसरे दिन 23 तारीख को शुरू हुई ना चर्चा सुबह 11 बजे, तो उस दिन पूरे दिन चल सकती है, दूसरे दिन भी चल सकती है, या एक दिन में खत्म हो सकती है। तो ये लंबा होता मामला। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैटर तो क्या था, वो तो 15 मिनट आधे घंटे में खत्म हो गया, ये आधे घंटे में खत्म नहीं होती, लंबी चलती है, इसलिए इसको चर्चा कहते हैं। यहाँ चर्चा की परिभाषा समझ लीजिए आप लोग। चर्चा का मतलब जिसमें कई लोग, सारे सांसद भाग ले सकते हैं, कई सांसद बोलते हैं, कई मंत्री बोलते हैं, लंबी बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, वो उस पर विफलता के आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी विफलता नहीं है, हमने सही डिसीजन लिया। इस तरह की चर्चा, इस तरह की जो घटना होती है, इस तरह की जो बातचीत होती है, जो वाद विवाद होता है, उसे चर्चा कहते हैं। समझ गए, ये चर्चा है। तो ये उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से लंबी होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि अब इस पे चर्चा शुरू करने से पहले क्या 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 प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। पहले तो जैसे मनमोहन सिंह जी ने इनको लेटर दिया,
तो अनुमति मिल गई कि भैया आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सुबह शाम को 4 बजे प्रस्ताव प्रस्तुत किया ना, किसके लिए? वोटिंग के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं आप। जब वोटिंग हुई और वोटिंग में इनका प्रस्ताव पास हो गया आधी से अधिक सांसदों से के मत से, उसके पक्ष में पड़े, पास हो गया ना, तो फिर सेकंड डे चर्चा होगी, चर्चा में फिर इनको बुलाया जाता है। इसलिए लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को मेन क्या याद रखना है कि एल्युमिनियम लोक महत्व के विषय पर कोई भी सांसद ला सकता है, 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये फैक्ट याद रखेंगे आप। और पूर्व अनुमति तो लेनी होती है, वो सभी प्रस्तावों में उसमें भी लेनी होती है पूर्व अनुमति। अच्छा, विषय पर सदन में चर्चा होती है, बस ये याद रखेंगे, चर्चा शब्द याद रखना। वहां तो ध्यान आकर्षण में केवल वक्तव्य था, स्टेटमेंट था, किसका? मंत्री का, अमित शाह का स्टेटमेंट था, इधर उनका गोगोई साहब का स्टेटमेंट था। बस ये 2 आदमी बोले थे, यहाँ कई लोग बोलेंगे और ये लंबी चलती है। और चूंकि इसमें काम रोक दिया गया ना, अब 2 दिन जैसे इस पे चर्चा हुई तो 2 दिन वो काम रुक गया ना, कौन सा? जो विधेयक विचाराधीन था कि सांसदों के वेतन में 30% कटौती करनी है, तो वो काम रुक गया, इसलिए इसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। तो ये याद रखेंगे आप। और इसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसे सेकंड डे खत्म हो गई ना चर्चा, तो चर्चा खत्म होने के बाद फिर वापस वो पुराना काम शुरू हो जाता है सदन का।